दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पेपर उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी कमीशन के या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यहाँ पर एक सीरीज हम चलाने जा रहे हैं जिसमें यूपी की जो प्रश्न हैं यूपी स्पेशल के उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। ये जो श्रृंखला है यूपी स्पेशल सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका सेशन फर्स्ट है और इस सेशन में हम उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा और उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, इन दो पोर्शंस को पुराने पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से या नए पूछे जा सकने वाले कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझने और तैयार करने की कोशिश करेंगे। इनको प्रश्न के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, एक एक प्रश्न देखेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे और व्याख्या के अनुसार हम ये तैयारी करेंगे। ओम पांडे आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। एक प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था तब की बात पूछी जा रही है, तो ये संख्या उस समय हुआ करती थी 108। लेकिन इतने से काम नहीं बनने वाला है, आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विसदनीय विधानमंडल का उच्च सदन है। दो सदन है यहाँ पर, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। निम्न सदन विधानसभा होती है और उच्च सदन विधान परिषद होता है, ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है। और दूसरी बात यहाँ पर है कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उत्तराखंड के गठन के पश्चात उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या बची, तो वो 100 सदस्य हैं। यानी कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। जब उत्तराखंड यूपी से अलग हो गया तो 108 की जगह संख्या ये 100 हो गई। विधानसभा की सदस्य संख्या अगर हम देखें तो इस समय 403 निर्वाचित सदस्य, लेकिन एक और आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य मनोनीत किया जाता है। अगर उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो ये नॉर्मली किया ही जाता है। तो टोटल 404 सदस्य हैं, 403 प्लस 1, तो 404 सदस्य कुल यूपी की विधानसभा में है। अगर निर्वाचित आपसे पूछे जाए तो आप इसको कहेंगे कि 403 है और अगर टोटल पूछे जाए तो 404 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कौन सा इसमें से नहीं है। मछलियां, धनुष, तीर, मोर। सोचिए थोड़ा सा, 1-2 सेकंड में समय इसीलिए देता हूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें मोर नहीं है। जो आपका राजकीय चिन्ह है इसमें मोर नहीं है। देखिए मोर नहीं है तो इसमें और क्या क्या है। मछलियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजकीय चिन्ह है, अभी मैं इसकी तस्वीर आपको फोटो दिखा रहा हूं, तो मछली और तीर कमान है। और इस मछली का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है और इस मछली का नाम है मोय। इसको मोय कहा जाता है और इसका अंग्रेजी नाम चीतल है इस मछली का, और वैज्ञानिक भाषा में इसे चिताला कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? वैज्ञानिक भाषा में चिताला कहा जाता है। राजकीय पक्षी अगर हम देखें तो ये क्रॉन्च है या सारस है, इसको सारस भी कहते हैं, क्रॉन्च भी कहते हैं। और राजकीय पेड़ अशोक है। ऐसे ही राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो ये पलाश है। ये देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का जो ये राजकीय चिन्ह है, इसमें देखिए 2 मछलियां हैं जिनको मोय मैंने कहा था, और एक धनुष तीर बना हुआ है। ये दिमाग में बैठाए रहिए। ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ और नीचे लिखा है उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये 2 स्टार इसमें बने हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच, इनमें से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए प्रधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं होता, क्षेत्र प्रमुख का नहीं होता, सरपंच का होता है और पंच का होता है। तो ये जहां जहां भी सरपंच का चुनाव होता है वहां की बात हो रही, जहां नहीं होता है वहां की कोई बात ही नहीं। तो 1 और 4 और 5, 1, 4, 5, ये सी इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। तो इसमें और ये दोनों लोगों का चुनाव कैसे होता है, तो क्षेत्र प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चुने गए सदस्यों के मतों के द्वारा होता है। बीडीसी चुने जाते हैं ना, तो बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को या क्षेत्र प्रमुख को चुनते हैं, और डीडीसी जो चुने जाते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में वोट डालते हैं, तो जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये प्रश्न आप तैयार रखिए। प्रधान, सरपंच और पंच का डायरेक्टली इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। बाकी इन लोगों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्टली होता है। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। 2 सूचियां दी हुई हैं, जनपद और मुख्यालय। बहुत सारे जनपद हैं जिनका मुख्यालय वही है, लेकिन जैसे बहुत सारे ऐसे भी जनपद हैं जैसे इसमें दिए हुए हैं, जालौन, कानपुर देहात, संत रविदास नगर, कुशीनगर, जिनके जनपद का मुख्यालय अलग अलग है, अलग कुछ बना हुआ है। इसका आंसर देखते हैं फिर मैच करते हैं। इसका आंसर है ए, जालौन का जो मुख्यालय है वो उरई में है ना, जनपद जालौन है लेकिन मुख्यालय इसका उरई में है। ऐसे ही ये कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर में है। ऐसे ही संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही में है और कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना में है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा।
इतने अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो बहुत बार यही घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर इस प्रश्न में आपको पता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, संत रविदास नगर का, और एक और कोई आपको पता चल जाए ये कुशीनगर का कि पटरौना में है, तो ये पूरा प्रश्न आपका सही हो जाएगा, क्योंकि संत रविदास नगर सी का 2 आप यहाँ पे मिला दीजिए, देखिए ए ऑप्शन में, और डी का 3, और किसी में ये दिया ही नहीं है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प अभी हमने डिस्कस किया है, तो ये टेसु है। राजकीय पुष्प क्या है? टेसु, इसी को पलाश भी कहते हैं। ए आंसर इसका है। अंग्रेजी नाम इसका फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी नाम है इसका पलाश, ढाक, टेसु, कुछ भी इसको कहते हैं, पलाश भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं, ढाक की 3 पात जो मुहावरा है उससे याद रखिएगा, और टेसु भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम अगर इसका देखा जाए तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और ये जो इसमें पत्तियां पाई जाती हैं बहुत श्रेष्ठ गुण धारण करती हैं, बहुत सारे इसमें औषधीय गुण होते हैं, इसी कारण से इनको पलाश कहा जाता है। 2 इंच आकार की सुर्ख नारंगी लाल रंग की ये पत्तियां होती हैं, फरवरी से मार्च के मध्य इसमें फूल निकलते हैं, और बहुउपयोगी वृक्ष है। देखिए जब कोई राजकीय पुष्प, राजकीय वृक्ष ये सब चुना जाता है तो उसमें कुछ चीजें देखी जाती हैं, और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि दोने और पत्तल बनाने के काम इसके पत्ते आते हैं। रेजिन, रंग, औषधि और चारकोल बनाने के काम में भी इसके पत्ते आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण कितना है? तो इसका उत्तर इसमें से देना है आपको, ये 4 विकल्प हैं। इसका सही उत्तर है 1/3, 33% भी इसको लिखा जाता है। 1/3 ये आरक्षण है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में अभी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में तो 33% है, लेकिन कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पे 33% से ज्यादा है। बिहार में 50% आरक्षण है, ऐसे कई राज्य और हैं, उनकी सूची आप गूगल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यूपी में, क्योंकि ये यूपी का प्रश्न है, तो यहाँ पर 33% आरक्षण की व्यवस्था लागू है। जितने भी चुनाव होंगे, जितनी भी सीटें होंगी, उसकी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है पंचायत चुनाव में। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, ये 4 स्टेटमेंट आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट में आप देखिए, चौथा स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, ये वाला स्टेटमेंट पूर्ण नियंत्रण रखता है कार्यपालक मशीनरी पे, तो ये चौथा गलत हो जाएगा। तो चौथा छोड़ के बाकी सही है, 1, 2, 3, बी आंसर इसका सही है, बी आंसर इसका सही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेयर होता है वो हर एक शहर में नहीं होता है, मेयर बड़े शहरों में होता है। आपको कमेंट बॉक्स में एक उत्तर देना है, वो है कि मेयर कैसे शहरों में होता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, आपको ये जानना चाहिए। तो मेयर कैसे शहरों में होता है और किन किन शहरों में यूपी में मेयर है। अगर 2 लोग कोई मिलकर इसको टाइप कर देंगे अलग अलग कि कैसे शहर, क्या कंडीशन है और कौन कौन से शहर है, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। ज्ञान बांटिए, उसको रखेंगे सड़ जाएगा, बेकार होगा। 8वां प्रश्न। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितने साल का व्यक्ति हो कि वो प्रधान बन सकता है, पंचायत चुनाव लड़ सकता है? जितने भी पंचायत के चुनाव सबकी बात हो रही है, तो इसका आंसर है बी, ये 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। 18 साल का वो हो तो वो मत तो डाल सकता है, लेकिन प्रधानी का चुनाव, पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता। 21 साल का हो तो लड़ सकता है। अनुच्छेद 243 है, पंचायत राज का ये प्रावधान है। तो पंचायती राज का जो प्रावधान अनुच्छेद 243 में किया गया है उसमें ये जिक्र है। मतदाता सूची में नाम होना चाहिए जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी उसमें मेंशन किया गया है। जो ये चुनाव होता है ये 5 सालों के लिए किया जाता है। 5 साल के बाद पुनः चुनाव किया जाता है, फिर से व्यक्ति प्रधान बन सकता है। कई लोग तो 10 बार प्रधान रह चुके हैं, तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार जो चुनाव लड़ा दोबारा नहीं लड़ सकता। अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प देखिए, और इसका सही उत्तर है बी, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे ये प्रथम थे। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए 30 मार्च 2017 से, जब से भाजपा की ये गवर्नमेंट बनी है, तो इसमें हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेखक हैं। अगला प्रश्न है। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की थी? 10वां प्रश्न, और इसका सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश इसी ने की थी, इसी के सिफारिश को स्वीकार किया गया था। 1957 में इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में त्रिस्तरीय पंचायत राज योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। जो 3 स्तर हैं उसको भी जान लीजिए, पंचायत, खंड और ये पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, इसके गठन का इसने सुझाव दिया था। तो जो त्रिस्तरीय जो प्रणाली है वो ध्यान रखिएगा कि बलवंत राय
मेहता, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का वो किया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया जाता है और स्वतंत्र भारत का ये प्रथम जिला था जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सा जिला था? नागौर। और कहां का जिला था? राजस्थान का। 1959। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 2 अक्टूबर को किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त का पद सृजित किया गया किस वर्ष किया गया, किस सन में किया गया? 1977। सी ऑप्शन इसका सही है, 1977 में किया गया। ये जो है 14 सितंबर 1977 को इसका सृजन किया गया और पहले जो लोकायुक्त थे वो विशंभर दयाल थे। कौन थे? विशंभर दयाल। जो लोकायुक्त होते हैं ये एचसी या एससी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ये रिटायर्ड जज होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में कौन है, इस समय कौन है। तो वर्तमान समय में संजय मिश्रा जी हमारे लोकायुक्त हैं। इनका अभी कुछ दिन पहले इनको पद दिया गया था ये, और इनकी नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। 8 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। 8 वर्ष तक इनको अगर ये पद त्यागते नहीं है तो 8 वर्ष तक के लिए ये नियुक्त हो सकते हैं एक बार में। अगला प्रश्न है 12वां, राज्य की विधान सभा चुनाव 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? जो 17वीं विधानसभा है, 2017 में जो चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उसमें कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 42, 58, 49, 17। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कई जगह अलग अलग डेटा मिलते हैं। जो मेरे पास डेटा है उसमें 42 ये सही आंसर है। और ये कितने परसेंट हो जाएंगे? परसेंट आप बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि विधानसभा में जितने सदस्य हैं उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, तो आप बताइएगा 42 अगर हैं तो कितने प्रतिशत हो गए। अगला प्रश्न हम लेते हैं, वो है 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ये 4 नाम आपके सामने हैं, गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी, राम नरेश यादव। ये 4 विकल्प हैं। इनमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, वल्लभ पंत रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत, टीएन सिंह रहे हैं और राम नरेश यादव रहे हैं। नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं। जरा सा नित्यानंद स्वामी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये उत्तराखंड जो राज्य था उसके भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, और भूतपूर्व ही नहीं, उत्तराखंड राज्य के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। जब उत्तराखंड राज्य बना तो प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ही थे, और उन्हीं के शासनकाल में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल भी पड़ा था, ये भी ध्यान रखिएगा। जनवरी 2007 में ये नाम रखा गया उत्तरांचल, उत्तराखंड से उत्तरांचल से उत्तराखंड का। तो जब यहाँ पे मैं एक गलत बात बोल गया हूं, फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। जनवरी 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया और उनके शासनकाल में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, क्योंकि ये प्रथम मुख्यमंत्री थे 2000 में। बाद में 2007 में ये चेंज किया गया था। और ये चेंज क्यों किया गया था नाम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई इसमें बहुत बड़ा कारण नहीं था। स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों का कहना था कि उत्तरांचल की जगह उत्तराखंड किया जाए, अंचल की जगह इसको एक खंड माना जाए, थोड़ा सा उनको अच्छा लग रहा था। तो उत्तराखंड 2007 में किया गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार कि ये फैक्ट गलत आपको याद ना हो। प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, लेकिन नाम चेंज हुआ जनवरी 2007 में। उनके समय में इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। अगला प्रश्न लेते हैं, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो आपको यह आंसर पता होना चाहिए। केवल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं। आंसर है सी। पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 1963, 2 अक्टूबर 1963, 2010 नहीं, 1963 से 13 मार्च 1967 तक एक सुचेता कृपलानी रही, और दूसरा सुश्री मायावती। सुश्री मायावती, श्रीमती मत लगाइएगा, उन्होंने शादी नहीं की है तो श्रीमती मत बोलिएगा। सुश्री मायावती तो 4 बार ये रह चुकी हैं, रिकॉर्ड है इनका, 4 बार ये रह चुकी हैं। अब देखिए आगे बन पाती हैं कि नहीं बन पाती हैं, ये आप लोग जाने। लेकिन अभी तक याद रखिएगा 2 लोग रही हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी 63 से 67 तक, अक्टूबर से मार्च 67 तक, और 4 बार ये रही। इनका कार्यकाल अलग अलग याद करना कोई जरूरी नहीं है। आपको बहुत शौक होगा मायावती जी का नाम गूगल में, गूगल बाबा से पूछिएगा और वो बता देंगे विकिपीडिया में खोल के कितनी बार कब रही है। अगला प्रश्न हम लेते हैं, 15वां प्रश्न, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है कहां? लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर में। तो कानपुर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, डी आंसर इसका सही है।
10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर होते हैं, महानगरीय क्षेत्रों के रूप में उनको माना जाता है, और ऐसे क्षेत्रों के लिए नियुक्त मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश को रिपोर्ट करता है और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ कार्य करता है। इतनी जानकारी काफी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? पहला हम पोर्शन देख रहे थे, 15 क्वेश्चन हमने देखे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचा के बारे में। अब हम स्थान और जो संस्थान इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है सी, लखनऊ में ये स्थित है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है अगर ये आपसे पूछा जाए तो कानपुर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय हैं, उनमें से 4 विश्वविद्यालय वैसे हैं और एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देख लें तो एक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद तो ये लखनऊ में हो गई, उसके बाद 4 विश्वविद्यालय देखें, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, और नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, मेरठ के नाम से पूछा जाता है बार बार, और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय तो ये बांदा में है, और सैम हिगिनबॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज ये कहां पर है? इलाहाबाद में, नैनी में। तो ये चारों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? चित्रकूट, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ। सुगंधित पौध अनुसंधान है तो चित्रकूट के जंगलों में मत चले जाइएगा, ये डी ऑप्शन इसका सही है, लखनऊ में ये है। ठीक है ना। केंद्रीय औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान, इसको सीमैप के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न सीमैप करके पूछ लेता है तो आपसे यही प्रश्न पूछ रहा है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध अनुसंधान, सीमैप इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसके नाम से भी लोकप्रिय है। और ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अग्रणी पौध शोध प्रयोगशाला है। 1959 में केंद्रीय भारतीय औषधीय पादप संगठन सिम्पो के नाम से इसको स्थापित किया गया था। प्रयोगशाला में क्या जाता है, जैविकीय और रासायनिक शोध एवं विकास द्वारा किसानों एवं उद्यमियों को प्रौद्योगिकी व सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आपको अगर तैयार है आपकी तो प्रश्न गलत नहीं होगा। 1959 में सीमैप के नाम से जाना जाता है, जैविकी और रसायन विज्ञान शोध करता है, किसानों और उद्यमियों दोनों को ये सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। और लखनऊ के अलावा इसके 4 शोध केंद्र भी हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर, पुरारा भोगेश्वर में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? इसका उत्तर है ए, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। प्रदेश में कई जगह राजकीय संग्रहालय हैं, मथुरा में, झांसी में, मेरठ में और जगह, लेकिन ये जो लखनऊ वाला है ये सबसे पुराना है। 1863 में लखनऊ डिवीजन के तहत कमिश्नर हुआ करते थे कर्नल एबोट, उनके द्वारा सींखचे वाली कोठी में इसका शुभारंभ किया गया था राजकीय संग्रहालय लखनऊ का। 1883 में प्रांतीय संग्रहालय के रूप में लाल बारादारी में इसका मतलब फिर से इसको व्यवस्थित किया गया, और 1950 जब भारत आजाद हो गया तो इसका नाम प्रांतीय संग्रहालय के स्थान पर राज्य संग्रहालय रख दिया गया। फिर 1963 में नवीन भवन का निर्माण हुआ बनारसी बाग प्राणी उद्यान में, और फिर तब से राजकीय संग्रहालय लखनऊ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद। तो यह है बी आंसर इसका, मेरठ में यह है। आपसे अगर पूछ ले कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां है, उत्तर प्रदेश का तो मेरठ में है, तो केंद्रीय हो जाएगा शिमला में। कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा शिमला में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां? तो इसका आंसर है बी, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। एक नॉलेज पार्क की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कहां की जा रही है, तो इसका आंसर होता है ग्रेटर नोएडा। कहां की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में, ध्यान रखिएगा। अगर नॉलेज पार्क पूछा जाएगा तो ये ग्रेटर नोएडा, टेक्नोलॉजी पार्क गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है 21, भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान स्थित है। ये शाक वैसा भी लिखा जा सकता है तालब दिशा से, वो सही है। तो ये कहां है? ये वाराणसी में है, शाक भाजी शोध संस्थान वाराणसी, सी आंसर इसका सही है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का एक घटक संस्थान है। अगर आपसे विकल्प में ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है तो ये सही है।
सब्जियों की महत्ता को देखते हुए 1992 में जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, सब्जी अनुसंधान परियोजना निदेशालय के रूप में वाराणसी में भारतीय शाक भाजी शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या शाक भाजी अनुसंधान शोध संस्थान ये एक ही है और वाराणसी में है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पर स्थित है? यह है कानपुर में। सी आंसर इसका सही है। अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष कब मनाया गया? तो 2016 के वर्ष को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कानपुर में तो ये है ही है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में 2016 का जो वर्ष था इसको अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न 23 नंबर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दिल्ली कहां पे स्थित है? कहां पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, ये बरेली में स्थित है। बरेली में इज्जत नगर एक स्थान है, इज्जत नगर में स्थित है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI भी इसको बोलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण एक शहर है बरेली, और वहां का एक स्थान है इज्जत नगर, वहां पर ये स्थित है। ये पशु चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में यूपी की ही नहीं वरन पूरे भारत की प्रमुख संस्था है, पूरे भारत की प्रमुख संस्था है। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। भारत तब आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाने में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां पे अवस्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है और इसका उत्तर है सी, कानपुर में स्थित है। 1997 में ये एस्टेब्लिश हुआ और ये AITH के नाम से भी जाना जाता है, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। और ये लीडिंग गवर्नमेंट कॉलेज है ना, और ये कानपुर में है। और इसकी एक चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि ये APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ है उससे संबद्ध है। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और कानपुर तो आपको भूलना ही नहीं है। 25वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां स्थित है? काउंसिल मतलब परिषद, कहां पे स्थित है? इसका सही उत्तर है शाहजहांपुर, डी आंसर सही है। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां है तो आप लखनऊ टिक करेंगे। बहुत सही से ध्यान रखिएगा, गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाएगा तो आप लखनऊ टिक करेंगे। अगर आपसे उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल पूछी जाएगी तो आप इसको टिक करेंगे शाहजहांपुर में। तो उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल ये कहां पर? शाहजहांपुर, और गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सूची फर्स्ट सेकंड को मैच द फॉलोइंग, तो सूची फर्स्ट एंड सेकंड एक तरफ संस्थान दिए हैं, एक तरफ स्थान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, भातखंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसका सही उत्तर है बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये वाराणसी में है। कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम, ये वाराणसी में है। पहले का हो जाएगा 4, भातखंडे जो है ये लखनऊ में है, ये बी का 3 हो जाएगा। निराला आर्ट गैलरी ये इलाहाबाद में है, सी का 2 हो जाएगा। और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये है रायबरेली में, डी का 1 हो जाएगा। सही से इसको सब तैयार कर लीजिए, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने चाहिए। अगला प्रश्न है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, ये 4 संस्थान। और इसका उत्तर है डी, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, नेशनल प्लाज्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी मेरठ में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल तो यह है आगरा में। चारों आपको याद होने ही चाहिए, मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेगा। पहला जो प्रश्न है वो भी फैक्ट इसमें मिला के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और इंडिविजुअली आपसे एक संस्थान भी पूछा जा सकता है कि ये संस्थान कहाँ है। 28 नंबर प्रश्न है, वुमेन पावर लाइन 1090 योजना कब शुरू की गई थी? वो तिथि क्या थी? 15 नवंबर 2012, आंसर इसका हो जाएगा बी। और इसका उद्देश्य था महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकना, इसलिए 1090 शुरू की गई थी। फिर इसका ऐप लॉन्च किया गया, 15 नवंबर 2012 को ये शुरू कर दी गई। 2014 में वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090 लॉन्च किया गया। अभी भी अपने कार्य बहुत अच्छे तरीके से ये योजना और ये ऐप सब कर रहे हैं, और इसी चीजों को हमको खूब बढ़ावा देना भी चाहिए। अगला प्रश्न है 29 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये है खुर्जा में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, डी आंसर इसका सही है।
केंद्रीय कांच और सिरामिक अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, CGCRI, ये आरंभिक समय में सेंट्रल ग्लास एंड सिलिकेट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ही जाना जाता था। ये खुर्जा में भी है, लेकिन इसके और भी संस्थान हैं। ये जो संस्थान स्थापित किया गया था, भारत में जब वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत शुरू में जो संस्थाएं आरंभ की गई थी, उनमें से 4 जो प्रस्तावित प्रयोगशालाएं थी, उनमें से एक था NCL पुणे, NPL नई दिल्ली और CFRI धनबाद। ये 3 और थे और एक ये था। उसके बाद में 1944 में सीमित रूप से इसने काम करना तो प्रारंभ कर दिया था, लेकिन 26 अगस्त 1950 को इसका औपचारिक तौर पर अच्छे से उद्घाटन किया गया और तब से मतलब इसको एक अच्छे संस्थान का दर्जा मिला। काम ये पहले से कर रहा था। केवल यहीं पे ये नहीं स्थित है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो कोलकाता में भी ये मिलेगा, यहाँ पर भी खुर्जा में भी इसका एक सेंटर है। ठीक है ना। तो केवल शब्द अगर लगा के पूछा जाएगा प्रश्न स्टेटमेंट देके तो ये गलत हो जाएगा कि केवल यहाँ पर है, ऐसा गलत है। अंतिम प्रश्न है आज के इस सेशन का, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आम का सीजन भी इस समय चल रहा है, तो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। इसका आंसर है ए, लखनऊ में। दशहरी आम बहुत मशहूर है लखनऊ के आसपास का, मलिहाबाद का, तो ऐसे याद रखिए लखनऊ में ये स्थित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे इंस्टीट्यूट का यूपी में और वो भी लखनऊ में स्थित होना। ये हमारे लिए मामूली बात नहीं है कि इतने बड़े बड़े संस्थान यूपी में स्थित हैं। ये तो हमारे प्रश्न के हिसाब से जो भी हमने देखा पढ़ाई हो गई। अब हमको देखना है उत्तर प्रदेश के प्रमुख अनुसंधान संस्थान जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, उनको हम रिवाइज करेंगे बहुत फास्ट और फिर इस सेशन को समाप्त करेंगे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है, आपको इसको बाद में फिर से पढ़िएगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? वाराणसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, ये इलाहाबाद में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मथुरा में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, ये नोएडा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये नोएडा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानव संगठन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये भी लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। और राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है। पहले जहां पर हाई कोर्ट था ना, पुराना वाला हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, उसी बिल्डिंग के पास में ये पड़ता है। और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, अभी प्रश्न भी हमने डिस्कस किया था। इसकी याद करने की ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, लखनऊ में ज्यादातर है, लखनऊ वाले याद कर लीजिए कि लखनऊ में ही है। एक लिस्ट बनाइए कि लखनऊ में कौन कौन से हैं, लखनऊ वाले एक साथ याद कर लीजिए। कानपुर में जो 2-3 है 4, उनको याद कर लीजिए, बाकी को अलग अलग याद करिए, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सब तो याद ही करना है, तरीके से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुदान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, अभी हमने प्रश्न भी किया था। इस तरीके से यह डिस्कशन समाप्त होता है। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण, जनसंख्या एवं नगरीकरण से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके प्रश्नों को हम लेंगे, प्रश्न का उत्तर देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी अपनी एक वेबसाइट है IAS प्रेप की, www.uppsctarget.com। वहां से आप बहुत सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ाई में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जल्द ही उसमें बहुत सारी और चीजें, आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी बस विद इन वीक मिलना चालू हो जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी डाउट किसी तरह का हो तो आप इस कांटेक्ट नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। ये 2011 यानी कि जो जनगणना 2011 में हुई है उसकी बात हो रही है। तो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जो जनपद है, ये उत्तर सही है बी। गाजियाबाद जो है ये सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है, बी इसका सही आंसर है। और
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगरीय 5 जो जिले हैं उनको हमको देख लेना चाहिए। पहला है गाजियाबाद, कहने का मतलब सबसे नगरीय आबादी वाला जो जनपद है वो गाजियाबाद। दूसरे नंबर पर क्या है, वो है लखनऊ। तीसरे नंबर पर कानपुर, चौथे नंबर पे गौतम बुद्ध नगर और पांचवें नंबर पे है आपका मेरठ। ये 5 जिले हैं जो कि सर्वाधिक नगरीय आबादी वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखने ही हैं, इनको भूलना नहीं है। ये पांचों के पांचों जिले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनका आरोही और अवरोही क्रम भी आपका तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता कहां की है? 4 विकल्प आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी, कानपुर नगर की जो साक्षरता है वो सबसे ज्यादा है। जो 5 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं उनमें गौतम बुद्ध नगर सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर गौतम बुद्ध नगर ऑप्शन में नहीं था, इसलिए कानपुर नगर को टिक किया गया। क्योंकि जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो निम्नलिखित में से, यानी कि जो 4 विकल्प हैं, सही लैंग्वेज यही हुई कि निम्नलिखित में से, लेकिन ये प्रश्न इसी लैंग्वेज में पूछा गया है। तो पहला आप ये ध्यान रखिए, 5 स्थान तैयार रखिए। पहला है गौतम बुद्ध नगर और दूसरे स्थान पर है साक्षरता के मामले में कानपुर नगर, तीसरे स्थान पर है औरैया, चौथे स्थान पर है इटावा और पांचवें स्थान पर है गाजियाबाद। तो ये 5 स्थान आप याद रखिए। सर्वाधिक साक्षरता का ये क्रम है यूपी में। ये सारी बातें हम यूपी के हिसाब से कर रहे हैं। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? जैन, बौद्ध, सिख और ईसाई। बहुत अच्छा प्रश्न ये बनाया गया है, यानी कि इसमें कोई बड़े समुदाय नहीं दिए गए हैं जो बड़े धार्मिक समुदाय हैं, और इसका सही उत्तर है डी, सिख जो है वो तीसरे स्थान पर है। यहां पर हम जान लेते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उनमें से 79.73% जो है ये हिंदू हैं, लगभग 80% के। 19.26% मुसलमान हैं, लगभग 20% से कम है थोड़ा। और तीसरे स्थान पर आते हैं सिख 0.32%, 1% से 1/3, लेकिन तीसरे स्थान पर ये हैं। और चौथे स्थान पर आते हैं ईसाई 0.17%। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? लिंगा अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। महिला पुरुष अनुपात, लिंगा अनुपात, ये सब एक ही बात है और इसका सही उत्तर है 912। आंसर इसका बी है। 2001 में ये 898 हुआ करता था, पर ये 1000 होना चाहिए। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो ये लिखी हुई है, ये 100 ही लिखा है, 000 होना चाहिए, 1000 पे ही निकाला जाता है। तो पहले 898 हुआ करता था 2001 में। 2001 के बाद में जब 2011 आया तो ये बढ़कर कितनी हो गई, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये हो गई 912। अगला प्रश्न है 5वां, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ये 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। कैसे आंसर निकाला जाता है मैं ये तरीका भी आपको बताते चलता हूं। यहां पर देखिए, पहला आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, तो ये सही है, आप ये सही टिक करते चलिए। दूसरा है ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, तो ये दूसरा गलत है। अब देखिए, पहला सही है और दूसरा गलत है, तो अब ये इतनी इंफॉर्मेशन से आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं आपको बता रहा हूं। पहला सही है तो पहला देखिए इसमें दिया है, इसमें दिया, लेकिन दूसरा गलत है, तो ये कट हो गया और ये भी कट हो गया। अब बचा केवल यहां से पहला, और डी इसलिए कट हो जाएगा क्योंकि मुझे पक्का पता है कि पहला सही है, तो आंसर बी हो जाएगा। बात फिर से समझिए, पहला हमको पता है कि पहला सही है और दूसरा पता है कि दूसरा गलत है, क्योंकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया नहीं है, ये जौनपुर है। तो अगर दूसरा गलत है तो दूसरा गलत होने से ये विकल्प सी वाला, क्योंकि इसमें दूसरा दिया है, और ए वाला इसमें दूसरा दिया है, ये तो कट गए। अब एक चीज और क्लियर है कि पहला बिल्कुल सही है, तो हमने अगर दोनों विकल्पों को जो बचे हैं उनको देखा तो डी वाले में तो पहला है ही नहीं, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा। अगर आप फंस जाए तो ऐसे ट्रिक का इस्तेमाल करें। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो ये भी बात सही है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। लेकिन चौथा स्टेटमेंट देखिए, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो ये भी गलत है। पहला और तीसरा इसमें सही है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी। इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आजमगढ़, और उसके बाद में अगला स्टेटमेंट जो है कि नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर जो है वो कानपुर सेकंड स्थान पे है। जो प्रथम स्थान पर है वो है लखनऊ, और फिर कानपुर, गाजियाबाद और फिर है आगरा। तो ये स्थान है। लखनऊ सबसे ज्यादा ये है नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला,
ये बात हो रही है, नगर की बात हो रही है, जिसमें नगर निगम में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो ये सारी चीजें याद रखिए। छठा प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या। तो यहां पर वो प्रश्न नहीं है, लिंगानुपात केवल नहीं पूछ रहा है, बालिका शिशुओं की संख्या यानी कि 0 से 6 वाला पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर है 902। 902। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये घटा है। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 है 2011 में, लेकिन 2001 में ये 916 हुआ करता था। 2011 में ये 14 अंक गिरा और इसकी संख्या आ गई 902 पर। तो गिरावट आई है, ये बहुत चिंता का विषय है। अगला प्रश्न, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? और इसका सही उत्तर है डी, 20.22%, है ना, 20.22%। दशमलव के बाद की जो चीजें हैं बचपन में आपने पढ़ा होगा कि उसको जितने भी अक्षर लिखे होते हैं, अंक जो लिखे होते हैं, उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। 20.22 नहीं पढ़ा जाता है, 20 दशमलव क्या पढ़ा जाता है, 22 पढ़ा जाता है। 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम वृद्धि दर देखें तो 17.7%, और 2001 में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर अगर हम देखें तो 21.54% थी। ये इंफॉर्मेशन क्यों? यहां पर 2011 की पूछ रहा है, चाहे पूछे 2001 से 11 की अवधि में और चाहे आपसे पूछे 2011, एक ही बात है। तो ये तो उत्तर हो गया 20.22। लेकिन यूपी का अगर पहले पूछ ले कि 2001 में क्या था, या प्रश्न बन जाए कि ये निरंतर बढ़ा है, या प्रश्न बन जाए कि 2001 से 2011 में बढ़ा है, तो नहीं, वृद्धि दर घटी है। 2001 में 21.54 थी और 2011 में हो गई 20.22। और राष्ट्रीय स्तर का भी आपसे पूछता है तो राष्ट्रीय स्तर पर ये 17.7% है, यानी कि यूपी की राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। यूपी की ज्यादा है, राष्ट्रीय स्तर पे उससे कम है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, लखनऊ, ये 4 जिले आपके सामने हैं और इनका सही उत्तर है ए। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो इलाहाबाद की है, फिर मुरादाबाद की है, फिर गाजियाबाद की है और फिर चौथे स्थान पर आता है लखनऊ। ये जो जिले दिए हैं इन्हीं की ये बात हो रही है। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये 4 आपके विकल्प हैं, 4 स्टेटमेंट हैं। उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, पहला सही है। दूसरा भी सही है, यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं क्योंकि जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है। और तीसरा देखिए, इसकी दशकीय वृद्धि 17.7% है। तो ये क्या है? ये मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडिया की है, पूरे भारत की है, ना कि ये यूपी की है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर हो जाएगा सी। और चौथा, इसका लिंगानुपात जो है वो 912 है। चाहे लिंग अनुपात लिखा जाए चाहे लिंगानुपात लिखा जाए, एक ही बात है। तो 912 है, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन कि 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि दर 17.7 रही थी, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। और 2011 में उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर अगर हम देखें तो 20.22% है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 10वां प्रश्न है 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम महिला साक्षरता ये रामपुर में है, डी विकल्प इसका सही है। उत्तर प्रदेश के जो न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले हैं 5, उनमें सबसे कम है श्रावस्ती की, दूसरे स्थान पर है बलरामपुर, तीसरे स्थान पर है बहराइच, चौथे स्थान पर है बदायूं और 5वें स्थान पर है रामपुर। तो ये जो लिस्ट दी हुई है इनमें तो ये 5वें स्थान पर है, लेकिन जो विकल्प आपके दिए हुए हैं उनमें बलिया, देवरिया, गोरखपुर में और रामपुर में अगर तुलना की जाए तो सबसे कम रामपुर की महिला साक्षरता है। लेकिन अगर पूरे प्रदेश में आपसे पूछी जाए सबसे कम किसकी है, तो अगर श्रावस्ती दिया है तो आप उसको टिक करेंगे, वो नहीं दिया है तो बलरामपुर, वो नहीं दिया है बहराइच, वो नहीं दिया है बदायूं और वो भी नहीं दिया है तो रामपुर। उसके बाद अगर बियॉन्ड द 5 पूछेगा ये तो क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में इस 10 नंबर प्रश्न के उत्तर में तो रामपुर होगा, लेकिन वैसे श्रावस्ती सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। 11वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसको सबको पता है, ये सी ऑप्शन सही है, महोबा। उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले उनको देखें तो सबसे कम है महोबा की, दूसरे स्थान पर आता है चित्रकूट, तीसरे पे आता है हमीरपुर, चौथे पे आता है श्रावस्ती और 5वें नंबर पे आता है ललितपुर। यानी कि ये जो 5 जिले दिए हैं इनमें सबसे कम किसकी है? महोबा की, है ना। और महोबा से ज्यादा है चित्रकूट की, चित्रकूट से ज्यादा है हमीरपुर की। जब न्यूनतम होता है तो बढ़ता जाता है, ध्यान रखिएगा। और फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ये जनसंख्या की बात हो रही है। 12वां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो ये 10 लाखी जो नगर हैं वो 7 हैं, आंसर बी इसका सही है। ये जो 10 लाखी नगर हैं वो कौन से हैं ये भी आप जान लीजिए। पहला है कानपुर, सबसे ज्यादा जनसंख्या, दूसरे नंबर पे लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ,
और फिर है इलाहाबाद। ये यूपी के 10 लाखी नगर हैं, सातों का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है ये लखीमपुर खीरी का है, उत्तर है इसका बी। अगला प्रश्न है 14वां, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर आंसर तो इसका हो जाएगा बी, 77.3, 77.3%, 77.3%। लेकिन टोटल साक्षरता दर अगर आपसे पूछी जाए तो वो है 77.7% कुल साक्षरता दर, ठीक है ना। महिला साक्षरता दर 57.2%, ठीक है ना। अगला प्रश्न, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है कितने परसेंट? इसका उत्तर है ए, 48%, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 912/1000 है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। ये 4 फेज दिए हैं जब जब जनगणनाएं हुई, 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001। तो जो ये जनगणना है, जो भी ये दिए, तो अगर केवल दे दे 1971 की जनगणना तब भी वही बात पूछ रहा है। यहाँ पे दे 1981, यहाँ पे दे 2001 और यहाँ पे दे 1991। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात का विवेक ये मिलेगा आपको 1991 से 2001 के, यानी कि 2001 में फिर और घटा, और फिर उसके बाद में 2011 आएगा तो ये लिंगानुपात क्या होगा, और लगभग ये क्या हो रहा है, दिनों दिन घट रहा है, जबकि स्टेट लेवल पे, ये राष्ट्रीय लेवल पे 2001 से 2011 में बढ़ा है। क्या हुआ है जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर उत्तर 91 से 2001 ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये कोई फार्मूला है कि हमेशा घटता ही जाता है, लेकिन इसमें सबसे कम विभेद जो रहा है, विभेद घटा है यहाँ पर, यानी कि अब चीजें कवर हो रही हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों के दिमाग में हमेशा एक चीज बैठी रहती है कि ये घटता चला जाए, तो ऐसा नहीं है कि हर बार जो जनगणना होगी तो अगली बार लिंगानुपात और घटना ही है, समय बड़ा खराब आ गया है, ऐसा नहीं। विभेद घटा है, लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, यानी कि यहाँ पे सुधार हुआ है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो 71 से 81 में जो सुधार हुआ था उससे ज्यादा हुआ है 91 से 2001 के बीच में, या और भी जो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी कब? तो ये थी 1991 से 2001 के बीच में। जनसंख्या दशकीय वृद्धि जो है जनसंख्या की, वो यही ज्यादा थी। 91 से 2001 के बीच में जो वृद्धि दर रही है वो 25.85% रही है। लेकिन फिर आगे की अगर हम बात करें कि 2001 से 2011 के बीच में क्या रही है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 2018, सॉरी, प्रश्न संख्या 18, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहां है, यानी कि सबसे ज्यादा एसटी कहां पाए जाते हैं, किस जिले में? तो इसका सही उत्तर है सी, सोनभद्र में। हम जरा देख लेते हैं कि ये 5 जो जिले हैं जहां पे सर्वाधिक एसटी पाए जाते हैं। सोनभद्र में सबसे ज्यादा, फिर बलिया, फिर देवरिया, चौथे स्थान पर है कुशीनगर और 5वें स्थान पर है ललितपुर। तो ये 5 जिले हैं जहां पे सांद्रण सबसे ज्यादा पाया जाता है। 19वां प्रश्न, सूची फर्स्ट और सेकंड मैच द फॉलोइंग है, दोनों सूचियों को मिलाना है। बिरहा, कजरी, मल्हार, रसिया, ये क्वेश्चन एक गलत आ गया है कहीं से, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूं। ये जनसंख्या नगरीकरण का नहीं है, फिर भी इसको हम देख लेते हैं। तो ये सारा सुमेलित है। बिरहा ये भोजपुर का है, कजरी अवधी, मल्हार ब्रजी यानी ब्रज का, और रसिया कौरवी। तो ये सारा सुमेलित है। खैर इसको हम फिर से अलग कहीं देखेंगे, फिलहाल यहाँ आ गया तो देख। मैप जब भी आप देखें तो उनमें कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने कल भी बताया था कि जितने बॉर्डर के जिले हैं वो, जो राजधानी है, राजधानी के आसपास के जिले हैं वो, और जो भी प्रमुख अन्य जिले हैं जैसे वाराणसी है, लखनऊ तो राजधानी है ही है, और एनसीआर में कौन कौन से जिले हैं, दूसरे राज्यों से सटे हुए कौन से जिले हैं, किन जिलों की सीमा कई राज्यों से मिलती है, इस तरह के फैक्ट भी आप तैयार करते रहिए। मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप यूपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैप आपके दिमाग में यूपी का होना चाहिए, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का होना चाहिए। इस तरह से आप जब पढ़ते हैं तो दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। ओम पांडे आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। आज जो हमको डिस्कस करना है उसमें हमको देखना है कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले और पर्व पर प्रश्न। 20 प्रश्न इसमें हम डिस्कस करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको और भी हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है सी, खड़ी बोली।
खड़ी बोली में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसके विकास में। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन थे, तो अमीर खुसरो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा, और उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, यानी कि इसके आविष्कारक वो थे। इतनी इंफॉर्मेशन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। इसका सही उत्तर है, आप थोड़ा सा सोच लीजिए, मैं 2-3 सेकंड रुक जाता हूं। ए, इलाहाबाद में। उत्तर मध्य जो सांस्कृतिक केंद्र है ये इलाहाबाद में है। सितार मिश्रण है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बांसुरी वीणा, बांसुरी सारंगी, वीणा तंबूरा और वीणा पियानो। और इसका सही उत्तर है सी, वीणा तंबूरा। वीणा और तंबूरे का ये मिश्रण है सितार। सितार, वीणा और ईरानी तंबूरा। थोड़ा सा और डीप में जाएगा अगर एग्जाम पेपर सेटर, तो आपको ईरानी तंबूरा और ऐसे करके कंफ्यूज कर सकता है। तो वीणा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इससे क्या पता चलता है, हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है सितार। इसका आविष्कार किसने किया था, वही अमीर खुसरो जिन्होंने ब्रजभाषा का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कर्मा जो लोक नृत्य है ये सोनभद्र का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट है। ये एक पारंपरिक नृत्य है और कर्मा पर्व के अवसर पर ये नाचा जाता है इसको, यानी कि नृत्य जो होता है वो कर्मा पर्व के अवसर पर होता है। भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक तक ये चलता रहता है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तानसेन का मकबरा कहाँ है, तो इसका सही उत्तर है बी, ग्वालियर में। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तानसेन अकबरनामा के मुताबिक सन 1562 से 1586 तक उनके दरबार में संगीतकार थे, ठीक है। और ये समय मुगल इतिहास का सबसे स्वर्णिम समय था। संगीत सम्राट रहे तानसेन की नगरी ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। अगर ये स्टेटमेंट देके आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये कहा जा रहा है तानसेन के बारे में। मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोनों एक ही जगह पे है, और इसका कारण ये है कि जब तानसेन की मृत्यु हुई तो उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा है कि वहीं दफनाया जाए जहां पर उनके गुरु को दफन किया गया। तो इस तरह से मोहम्मद गौस और तानसेन दोनों का मकबरा एक ही जगह पे है। सुमेलन का प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, उस्ताद विलायत खां, फिदा हुसैन नारसी, सितारा देवी, जतिन भट्टाचार्य। इसको सिंपल सा सुमेलित करना है और इसका सही उत्तर है डी, उस्ताद विलायत खां का संबंध सितार से है। ये पहला सुमेलन हो जाएगा। फिदा हुसैन नारसी का संबंध जो है ये रंगमंच से है, ये दूसरे का। और सितारा देवी जो थी ये कथक नृत्यांगना थी, और जतिन भट्टाचार्य ये सरोद, ठीक है ना, इनका संबंध सरोद से है। तो इसका सही उत्तर है डी। सॉरी, मैं एक चीज यहाँ पे कंफर्म करना चाहता हूँ कि मैं बोल गया कि सितारा देवी थी, मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा है कि सितारा देवी जी हैं या नहीं है। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का जो लोक नृत्य है वो है चरकुला। सी ऑप्शन इसका सही है। छोलिया जहां तक बात है, ए ऑप्शन, ये राजपूतों द्वारा किया जाता है और विवाहोत्सव पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। नटवरी जो है ये पूर्वांचल में किया जाता है अहीरों के द्वारा। और जोगनी नृत्य जो है ये रामनवमी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं का रूप धारण करते हैं और महिलाओं का रूप धारण करके इस नृत्य को करते हैं। 8वां प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है, तो इसका संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। राहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। और बाकी जो इसमें दिए हुए हैं और ऑप्शन, उनसे अलग अलग और नृत्य हो सकते हैं, लेकिन इसका संबंध से नहीं है। और भी तो हमने डिस्कस किया था पूर्वी क्षेत्र से कौन सा है, तो ये नटवरी पूर्वांचल से है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही है। फरवरी माह की तारीख अगर हम देखें तो 18 से 27 फरवरी, 10 दिनों तक ये चलता है। 18 से 27 फरवरी तक ये मनाया जाता है। और ये ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम, उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसमें ये मनाया जाता है। भारत की जो समृद्ध कला है, शिल्प है, संस्कृति है, व्यंजन, नृत्य, संगीत, इन सब का मिश्रण और सबका
वहां पर आपको अनुभव मिलेगा अगर वहां पे आप जाते हैं। और भारत का सबसे सुंदर ऐतिहासिक स्थान अगर आपसे कोई पूछे तो एक झटके में आप कह देते हैं कि ताजमहल ही है। यूपी पर्यटन द्वारा इसको मनाया जाता है। और भारत का ताज महोत्सव जो है ये पर्यटन को बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। यूपी में पर्यटन को आकर्षित करता है ये। तो कौन मनाता है इसको? यूपी पर्यटन जो विभाग है वो मनाता है। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो सैयद सलार का मेला बहराइच में लगता है। ए ऑप्शन इसका सही है। और सैयद सलार मसूद गाजी या गाजी मियाँ, ये 1014 से 1034 तक इसका काल ये है। तो ये अर्ध पौराणिक के किरदार है, ये अर्ध पौराणिक। और गजनबी सेना का ये मुखिया हुआ करता था और सुल्तान महमूद का भांजा कहा जाता है इसे। तो ऐसा माना जाता है कि ये सुल्तान महमूद जो था उसका ये भांजा था। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बुंदेलखंड का जो लोकप्रिय लोकगीत है ये है आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। बिरहा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार के जो भोजपुर का क्षेत्र है, भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र है वहां पे ये प्रचलित है और अहीर लोग इसको गाते हैं। रसिया जो है ये ब्रज क्षेत्र में होली पर गाए जाने वाले लोकगीतों का एक प्रकार है और भगवान कृष्ण व राधा जी के प्रेम पर यह आधारित है। तो रसिया को याद रखिएगा कि ये भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम पर आधारित है। और जहां तक ये लंगुरिया है, लंगुरिया का क्षेत्र हमको जहां तक याद है कि ये राजस्थान के आसपास के क्षेत्र और राजस्थान में ये गाया जाता है। और बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई सटीक इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध बनारस घराने से था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ठुमरी गायन को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में, इसको परिष्कृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए, लेकिन 2-3 चीजें जो इनके बारे में आपको याद रखनी है। 2016 में पद्म विभूषण और 1989 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला है। 89 में मिल गया था भूषण और विभूषण मिला 2016 में। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और अपने क्षेत्र के तो बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने जीते ही। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो ये नृत्य है सहरा। बी ऑप्शन इसका सही है। छोलिया जहां तक है ये राजपूतों द्वारा विवाहोत्सव पर। चरकुला ब्रज क्षेत्र में घड़ा नृत्य है। इसको रथ के पहिए या आप कह सकते हैं बैलगाड़ी का जो पहिया, पुरानी वाली जो बैलगाड़ी होती थी उसका पहिया, उस पर घड़े रख के किया जाता है। और कर्मा जो है ये सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में पाया जाता है। और खरवार वहाँ आदिवासी जनजाति हैं उनके द्वारा ये जो नृत्य है वो किया जाता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि सायरा जो है ये फसल कटाई का है और बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान में रखिएगा। मैच द फॉलोइंग, 2 सूचियां दी हुई हैं। बटेश्वर, देवा, हरिदास जयंती और नौचंदी ये मेले हैं, इनका आयोजन कहाँ होता है? और इसका सही उत्तर है डी। सुमेलित कर लेते हैं। बटेश्वर ये आगरा में, देवा ये बाराबंकी में, और हरिदास जयंती जो होती है वृंदावन में होती है। ये यहाँ पर सी हो जाएगा। और नौचंदी मेला यहाँ पर ए इसको लिखिए और इसको लिखिए बी। और नौचंदी मेला जो है ये मेरठ में लगता है, ये हो जाएगा डी। इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, करेक्ट है। 15 नंबर जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है खजरी बनारस, बिरहा कानपुर, होली ब्रज। ये ब्रिज नहीं होता है, यहाँ पर ये गलती से लिख गया, ये वाली मात्रा ब्रज लगेगा। और डी है नौटंकी हाथरस। तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बिरहा कानपुर गलत है। और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है, पहले भी अभी हम ये देख चुके हैं। अहीरों के द्वारा ये किया जाता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो जो ढोला मारू है, बी ऑप्शन ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। ढोला मारू दा दुहा ये 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है और दोहों में रचित था ये। और इस लोक काव्य को फिर 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, कुशल राय वाचक ने इसमें कुछ चौपाइयां जोड़ी और फिर ये विस्तृत हो गया, काफी विस्तार इसमें हो गया। राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में ये मिलेगा आपको। राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की, ढोला मारू है ना, ढोला और मारू, तो ये राजकुमार था ढोला और मारू राजकुमारी थी। इनकी लव स्टोरी है, प्रेम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, भातखंडे, ये भारत खंडे लिखा है, भारत खंडे होगा। संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 2001 में ये डीम्ड विश्वविद्यालय बना।
पूर्व नाम इसका मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक हुआ करता था जब इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1926 में, और ये डीम्ड विश्वविद्यालय है, सम विश्वविद्यालय का दर्जा इसे है। 1926 में स्थापना, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना है? 2001 में। दोनों अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं। पूर्व नाम इसका मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक हुआ करता था। 18वां प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल त्योहार या सुलह कुल उत्सव, जो भी आपको दे दिया जाए, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन होता है आगरा में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सूफी संत ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती ने सुलह कुल सिद्धांत दिया था, और इंपॉर्टेंट ये है कि अकबर ने इसको प्रतिपादित किया था। अकबर, ये जो सिया सुन्नी का बवाल हुआ करता है, इसमें ये चीजें चाहता था कि वो एक मिलकर रहें। जहां तक मुझे पता है कि यही कारण था इस सुलह कुल उत्सव को शुरू करने का, और इसी कारण से उसको शुरू किया गया था। 19वां प्रश्न है, फैजाबाद के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? तो टप्पा शैली ये खुशी महाराज ने किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। और यही इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और ज्यादा कुछ नहीं। 20 नंबर प्रश्न है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है कथक। कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इसका संबंध कथक का, आप ऐसे कह सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। और कथक शब्द का अर्थ क्या होता है? कोई बात जब हम थिरकते हुए कहते हैं, है ना। पहले इसको कुशिलो नाम से भी जाना जाता था, इसको मत भूलिएगा। पूछा जा सकता है किसको कुशिलो नाम की जाना जाता था, तो कुशिलो जो था ये कथक को कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली, यानी कि राजस्थान में और उत्तर भारत में ये मिल जाएगी, और ये बहुत प्राचीन शैली है, कोई नई नहीं है। महाभारत काल में भी इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। इन 20 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। कल एक जो डिस्कशन हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश के बारे में एक फैक्ट गलत हो गया था। वो था कि उत्तर प्रदेश की जो समग्र साक्षरता है वो कितनी है, वो प्रश्न गलत हो गया था। तो गलती के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कई बार कंटेंट तैयार करने के दौरान ऐसा हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो कंटेंट तैयार करते हैं, उनको ध्यान नहीं रह जाता है, और मैं अपनी गलती भी देता हूं कि मैं उसको देख नहीं पाता हूं। तो उसमें उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 67.7 सही आंसर उसको माना जाए, ये सही होगी। और जो मैंने उसमें बता दिया था, क्या बताया था, 77.7 या कुछ ऐसा बता दिया होगा, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो उसमें 2 लोगों ने कमेंट करके बताया। प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, आज उसमें हमको डिस्कस करना है ऊर्जा संसाधन को। ऊर्जा संसाधन को डिस्कस करने के बाद में उत्तर प्रदेश की जो ऊर्जा नीति है उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम देखेंगे। मैं ओम पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को और लेते हैं इसका पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? यानी कि जो ये 4 आपके सामने दिए हैं, इनमें कौन सा एनटीपीसी का नहीं है? और इसका सही उत्तर है सी, ओबरा संयंत्र एनटीपीसी का नहीं है। तो ओबरा संयंत्र किसका है? ओबरा संयंत्र जो है, ये पहले तो आप ये जान लीजिए कि सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर स्थित है। बाकी के जो 3 संयंत्र हैं, ऊंचाहार, टांडा और औरैया, ये एनटीपीसी के हैं। ये सोनभद्र में ओबरा क्योंकि स्थान है उसी के नाम पर है, वहाँ पर ये स्थित है, और इसकी स्थापना सोवियत रूस की मदद से की गई थी, ठीक है ना। सोवियत रूस की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। किस पर बनाया गया है? रिहंद नदी पर। तो ये 3 प्रश्न जो इंफॉर्मेशन है इससे भी आपके तैयार हो गए। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा की प्रथम इकाई कब चालू हुई थी? सन दिए हुए हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है, और इसका सही उत्तर है 1991 में, उत्तर सी है। इसके बारे में थोड़ी सी बात और हम करें तो ये बुलंदशहर में नरौरा एक स्थान है, वहाँ पर ये परमाणु विद्युत संयंत्र, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। 1 जनवरी 1991 से इसकी प्रथम इकाई ने कार्य करना प्रारंभ किया था। ये दोनों इंफॉर्मेशन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तर प्रदेश में। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जब उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की आप परीक्षा दे रहे होते हैं और उसके बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर आप उसी राज्य को टिक कर देते हैं।
ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वही हो, लेकिन हाँ अधिकतर मामलों में ऐसा होता है। अगर यूपी स्टेट की कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उसमें प्रश्न आपसे राज्य विशेष के तहत ऐसा पूछा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं होता है। माता टीला जो बांध है ये 1958 ईस्वी में बना। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इन सब कार्यों के लिए बहुत सारा धन आवंटित किया गया, क्योंकि विद्युत उत्पादन भी करना था, सिंचाई सुविधाएं भी सही करनी थी। तो स्वतंत्रता के 10-11 साल बाद 1958 में इसका निर्माण किया गया। बेतवा नदी पर है, ललितपुर जिले में ये स्थित है माता टीला जो बांध है। और 163.6 लाख घन मीटर पेयजल इससे उपलब्ध होता है, और झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर जैसे जिले इससे लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ की गई? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही उत्तर है रोजा में। रिलायंस समूह बहुत सारे क्षेत्रों में काम करता है, तो उसमें से एक है विद्युत क्षेत्र भी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में ये स्थित है जो रोजा है, और इसमें रिलायंस ने अपनी ये 1200 मेगावाट की ये परियोजना लगाई है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन तापीय परियोजना निजी क्षेत्र की है? तो इसमें अनपरा सी, बी ऑप्शन करेक्ट है, अनपरा सी निजी क्षेत्र की है। छठा प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में और हम देखेंगे, लेकिन पहले उत्तर इसका आप टिक करिए, और इसका सही उत्तर है डी, जो सौर ऊर्जा है इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त शक्ति को हम कहते हैं, सूरज से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर हम प्रयोग में लाते हैं और उसको ही सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे इसके दो तरीके हैं, एक तो सीधे हम क्या करें, जो भी हमको हीट मिल रही है सूर्य से उसका इस्तेमाल कर लें, और दूसरा उसकी हीट के को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करें तब इस्तेमाल करें। तो दोनों रूपों को हम प्रयोग करते हैं। सातवां प्रश्न है, 1 मिनट, सातवां प्रश्न इसका जो है वो है कि उत्तर प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? 4 ऑप्शन, ऊपरी गंगा नहर, लोअर गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर, ये 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ए, ऊपरी गंगा नहर। इस पे सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। ये जो नहर है वो हरिद्वार की हर की पैड़ी से शुरू होती है, फिर मेरठ, बुलंदशहर और अलीगढ़ होते हुए आगे जाती है, नानू तक जाती है, और नानू से अलीगढ़ में स्थित है ये, यहाँ से कानपुर और इटावा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। और उत्तर प्रदेश में जितना भी जल विद्युत उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा इसी नहर पर वो केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? नाभिकीय, पेट्रोल, तापीय और जल ऊर्जा। इन चारों में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, तापीय ऊर्जा। तापीय ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में अभी भी हम उपयोग करते हैं उत्तर प्रदेश में, जो उत्पादन होता है, जो स्रोत है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये 4 ऑप्शन है, सन आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है 1983 में। जो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान है ये अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन है। अप्रैल 1983 में इसका गठन किया गया, और एक ये स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्य करती है। स्वायत्तशासी संस्था के रूप में इसका कार्य है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको जाननी चाहिए कि अब इसका नाम क्या है। इसका नाम अब उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपी नेडा जिसे बोलते हैं, ये कर दिया गया है। पहले इसका नाम था वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, लेकिन अब इसका नाम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, यूपी नेडा। तो ये इसी का नाम है। 83 में अप्रैल में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में यह उपकरण प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्टेट नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। शुरू से ही ऐसा कार्य कर रहा है जब से यह स्थापित हुआ है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का कि शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है किस जिले में? झांसी, ओबरा, पीलीभीत, ललितपुर, और इसका सही उत्तर है झांसी में स्थित है। 3.6 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण झांसी में किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि वो बहुत बड़ी परियोजना है क्या? तो बहुत बड़ी नहीं है, 3.6 मेगावाट की ये परियोजना है, झांसी में इसका निर्माण किया गया है। मैंने आपको बताया था कि इन प्रश्नों को देखने के बाद
हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जो ऊर्जा नीति है, सौर ऊर्जा नीति 2017 जो है उसको हमको डिस्कस करना है। सौर ऊर्जा नीति 2017 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कि भारत जो है एक उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल देश है और लगभग 300 दिन यहाँ पे सौर विकिरण प्राप्त होता है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो 22.3 गीगावाट की संभावित क्षमता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। सौर ऊर्जा से संबंधित जो संभावित क्षमता पर एक टिप्पणी लिखने की बात हो सकती है या क्या भविष्य है उत्तर प्रदेश में, ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसके दोहन से राज्य सरकार राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहती है, ये राज्य सरकार का मन है। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक राज्य के लिए सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु निर्धारित 0.7 गीगावाट लगभग 4300 मेगावाट सोलर रूफटॉप परियोजना हेतु निर्धारित इसमें किया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। यानी कि सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा वो 10.7 गीगावाट है और इसमें से 4300 मेगावाट सोलर रूफटॉप परियोजनाओं से यानी कि जो पैनल लगाया जाता है उससे करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें क्या इसके उद्देश्य हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं तो जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो 5 दिसंबर 2017 को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो 17 में ही हो गई थी, 5 दिसंबर 2017 में, 17 में ही गवर्नमेंट ये बनी थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करना, यही है। और इसमें केवल गवर्नमेंट ही नहीं, निजी क्षेत्रों की भागीदारी को भी प्रोत्साहन देने की बात हो रही है। सभी को पर्यावरण के अनुकूल एवं सस्ती बिजली उपलब्ध कराने हेतु सहायता प्रदान करने की बात इसमें की गई है। यानी कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि कम पैसे में बिजली मिले और दूसरा पर्यावरण के अनुकूल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अनुकूल हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको नवनिवेश करने पड़ेंगे, शोध करने पड़ेंगे, कौशल विकास को बढ़ावा देना होगा। और वर्ष 2022 तक 8% के सौर नवीकरणीय खरीद बाध्यता SRPO सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, तो ये लक्ष्य प्राप्त करने की बात की गई है कि 2022 तक 8% ये किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति जो 2017 है जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी और इसकी अवधि क्या होगी? अगले 5 सालों तक, यानी कि 17 से 18, 19, 20, 21, 22 में ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे 5 दिसंबर को। और राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित करने की अवधि जो भी पहले हो, या फिर अगर नई नीति लागू कर दी जाएगी तब तो ये हट जाएगी, नहीं तो ये 5 साल तक चलती रहेगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। फिर इसमें बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए, उतना फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मोटे तौर पे उपयोगी बातें थी कि इसमें प्राइवेट कंपनियों से भी पार्टनरशिप की जा रही है। और इसमें सबसे मेन इसका मोटो क्या है वो आपको जानना है। मेंस परीक्षा में आपको लिखना है तो क्या लिखना है कि पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ये नीति लाई गई है और इसमें ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने देखा ऊर्जा संसाधन का जो मामला था, ऊर्जा संसाधन का जो मसला था। आप इसको रिवाइज करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में और बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।